नमस्कार। आज हम भारत सरकार की कुछ बहुत अहम योजनाओं की तह तक जाएंगे। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है, एसेंशियल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर यूपीएससी। जी। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि इन पहलों का मकसद क्या है, कैसे काम करती हैं और क्या असर है इनका। हाँ, और ये जानना वाकई ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो गवर्नेंस, डेवलपमेंट मतलब शासन, विकास इन सब में रुचि रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हम 5 खास योजनाओं पर फोकस करेंगे। जी। डिजिटल कृषि मिशन यानी डीएएम, फिर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन एनएमएफ, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पीएमबीजेपी, जी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और आखिर में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी पीएमकेएसवाई। हाँ, ये पांचों काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या खास है इनमें। पहली है डिजिटल कृषि मिशन डीएएम। जी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2021 में शुरू किया, 2025 तक के लिए। मकसद तो सीधा लगता है, खेती में नई टेक्नोलॉजी लाना। हाँ, मतलब एआई, ब्लॉकचेन, ड्रोन्स, आईओटी। ये सब, हाँ, ताकि पैदावार बढ़े, किसानों की हालत सुधरे। बिल्कुल। पर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा उद्देश्य है कृषि के लिए एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम, एक माहौल तैयार करना। अच्छा, मतलब ये कि खेती से जुड़े फैसले जो हैं वो अंदाजे पर ना हो, डेटा के आधार पर हो, जानकारी के आधार पर। इसीलिए एक फेडरेटेड फार्मर्स डेटाबेस की बात है इसमें, जो किसानों की जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ेगा। फेडरेटेड फार्मर्स डेटाबेस। हाँ, और एक और चीज है एग्रीस्टैक। एग्रीस्टैक? ये दोनों जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, काफी हद तक। एग्रीस्टैक समझिए एक डिजिटल बुनियाद है जिस पर किसानों की प्रोफाइल, जमीन का ब्यौरा, मौसम, मिट्टी, सरकारी लाभ सब एक जगह लाने का प्लान है। ओह अच्छा। और ये फेडरेटेड डेटाबेस ये इसी एग्रीस्टैक का हिस्सा होगा जो अलग-अलग जगह से डेटा जमा करेगा। इसमें प्राइवेट कंपनीज भी शामिल हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न वेब सर्विसेज, इनके साथ पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और सैटेलाइट इमेजरी मतलब जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, इनसे फसल और मिट्टी पर भी नजर रखी जा रही है। अरे वाह, ये सुनने में तो काफी बड़ा बदलाव लगता है। किसानों को सीधा फायदा कैसे होगा इससे, कुछ उदाहरण? क्यों नहीं। सोचिए, एआई बता सकता है कि कौन सी फसल ज्यादा फायदेमंद होगी या कीट कब लग सकते हैं। ब्लॉकचेन से जमीन के रिकॉर्ड सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, झगड़े कम हो सकते हैं। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। और ड्रोन से दवा छिड़कना ज्यादा सटीक हो सकता है, लागत कम होगी। आईओटी सेंसर्स मिट्टी की जरूरतें बता सकते हैं। अच्छा। तो पूरी सप्लाई चेन खेत से बाजार तक ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है, बिचौलिए कम होंगे, सब्सिडी सीधे किसान तक पहुंचेगी। ये ई गवर्नेंस है कृषि में। हाँ, ये तो है, लेकिन क्या इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं? मतलब क्या सारे किसान इस्तेमाल कर पाएंगे ये सब? हाँ बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं ही। सबसे बड़ी है डिजिटल लिटरेसी। सही बात। और इंटरनेट की पहुंच, खासकर छोटे किसानों तक। फिर डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का सवाल भी बहुत अहम है। हाँ, इतना सारा डेटा। उसका गलत इस्तेमाल ना हो, और तकनीक महंगी भी हो सकती है। तो इन चुनौतियों से निपटना भी उतना ही जरूरी है। और परीक्षा के लिए भी ये मुद्दे एग्रीस्टैक, एआई, डेटा गवर्नेंस, ये सब अहम है। बिल्कुल। चलिए अब कृषि से ही जुड़ी एक और योजना देखते हैं जिसका फोकस थोड़ा अलग है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन एनएमएनएफ 2023 में शुरू हुई। जी। नाम से ही लगता है केमिकल फ्री पारंपरिक खेती पर जोर है। हाँ, एक तरह से जड़ों की तरफ लौटना है, पर वैज्ञानिक समझ के साथ। मुख्य उद्देश्य है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर निर्भरता खत्म करना। अच्छा। इसके लिए गाय आधारित इनपुट्स जैसे जीवामृत, बीजामृत, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। जीवामृत, बीजामृत, ये क्या है? ये सिर्फ खाद या कीटनाशक नहीं है, ये असल में मिट्टी में जीवन डालने वाले माइक्रोब्स के कल्चर हैं। गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन, मिट्टी, पानी, इनसे बनते हैं। ओह। लक्ष्य है मिट्टी की सेहत सुधारना, पानी बचाना, बायोडाइवर्सिटी मतलब खेत में जीवों की विविधता बढ़ाना, और किसानों की लागत कम करके आय बढ़ाना। तो ये सिर्फ केमिकल हटाने की बात नहीं, एक पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश है। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें किसानों को अडॉप्ट करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी है। अच्छा। देश भर में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए, और इसे दूसरी योजनाओं जैसे पीएमकेएसवाई, पीकेवीवाई से भी जोड़ा जा रहा है। ये पर्यावरण के लिहाज से तो बहुत ही जरूरी लगता है, खासकर क्लाइमेट चेंज के समय में। निश्चित रूप से ये सीधे सीधे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, मतलब
टिकाऊ खेती को बढ़ावा देता है। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में भी ये बात है कि ये यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन वाला। हाँ वही, और भारत का जो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य है उससे भी जोड़ा है। जब केमिकल कम होंगे तो प्रदूषण कम होगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा, खेती ज्यादा रेजिलिएंट बनेगी सही। और किसान बाहरी महंगे इनपुट पर कम निर्भर होंगे तो आत्मनिर्भर कृषि भी बनेगी। बिल्कुल। खेती और पर्यावरण के बाद अब स्वास्थ्य पर आते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना PMBJP, ये तो काफी पुरानी है, 2008 की। हाँ, पर बाद में इसे नया रूप दिया गया। मकसद साफ है, सबको सस्ती और अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाएं मिले। और ये वाकई आम आदमी के लिए बहुत काम की साबित हुई है, खासकर दवाइयों के बढ़ते खर्च को देखते हुए। बहुत ज्यादा। इसके तहत देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुले हैं। लक्ष्य था 2025 तक 10,000 से ज्यादा केंद्र खोलने का, और वो हो भी चुका है। हाँ, ये केंद्र अब काफी दिखने लगे हैं। इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। जेनेरिक दवाएं, कई लोगों को शायद इसमें शक होता है कि ये ब्रांडेड जितनी असरदार हैं या नहीं। हाँ, ये सवाल आता है। देखिए, जेनेरिक दवा में सॉल्ट मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोज, असर, सुरक्षा सब कुछ ब्रांडेड दवा जैसा ही होता है। अच्छा। फर्क सिर्फ ब्रांड नाम का और मार्केटिंग खर्च का होता है, इसलिए ये सस्ती होती हैं। और इस योजना में जो दवाएं हैं वो WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स से ली जाती हैं। मतलब क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, क्वालिटी सुनिश्चित की जाती है और कीमतें ब्रांडेड दवाओं से 50 से 90% तक कम। 50 से 90%? अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। जी हाँ, सोचिए जिन्हें रोज दवा लेनी है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, उनके लिए कितनी बड़ी राहत है ये। बिल्कुल, ये तो सीधे जेब खर्च कम करती हैं। हाँ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो भारत में बहुत ज्यादा है, उसे ये कम करती है। इससे हेल्थ केयर ज्यादा एक्सेसिबल मतलब सुलभ बनता है। गरीब और मिडिल क्लास दोनों को फायदा है। और ये आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को भी सपोर्ट करती होंगी। निश्चित रूप से ये उसे मजबूती देती है और देश को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ ले जाती है। साथ ही जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता भी बढ़ी है। पहले लोग हिचकते थे। सही कहा। तो हेल्थ केयर को सुलभ बनाने के साथ साथ एक और बड़ा फोकस रहा है पूरे सिस्टम को डिजिटल बनाने पर। हाँ, और यही आता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। 2015 में MeitY यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने लॉन्च किया। विजन तो बहुत बड़ा था, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और नॉलेज इकोनॉमी बनाना। हाँ, और डिजिटल इंडिया सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, एक पूरी सोच है। इसके पीछे 3 मुख्य विजन हैं, जैसा हमारे सोर्स में भी हैं। क्या है वो? पहला, हर नागरिक के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक यूटिलिटी की तरह हो, जैसे बिजली, पानी। दूसरा, गवर्नेंस और सर्विसेज ऑन डिमांड मिले, मतलब जब चाहिए, जहां चाहिए, ऑनलाइन। और तीसरा, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। इसके तहत तो बहुत सी जानी पहचानी चीजें आती हैं ना, जैसे डिजी लॉकर, उमंग ऐप। बिल्कुल, डिजी लॉकर सोचिए कितना आसान हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस, RC, मार्कशीट सब फोन में और वैलिड भी है। हाँ, ये तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। उमंग ऐप पर सैकड़ों सरकारी सेवाएं एक जगह। भारत नेट से गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य है। भारत नेट, हाँ। ई-क्रांति से इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, माई-गव से नागरिक सरकार से जुड़ सकते हैं। आधार तो खैर डिजिटल पहचान बन ही गया है। और UPI, भीम UPI ने तो पेमेंट का तरीका ही बदल दिया। एकदम क्रांति ला दी है। और फिर JAM, ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, इससे सब्सिडी सीधे खाते में, लीकेज कम हुआ है। ये वाकई कमाल है। इसने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदला है। बिल भरना, टिकट बुक करना, जानकारी लेना, सब इतना आसान हो गया है। हाँ, ये सिर्फ सुविधा नहीं है, ये गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही भी ला रहा है। कैसे? पहले जिन कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे वो अब ऑनलाइन है, समय बचता है और करप्शन की गुंजाइश कम होती है। ई-गवर्नेंस, ई-लर्निंग, ई-हेल्थ सब बढ़ रहा है। हाँ, पर एक डिजिटल डिवाइड की बात भी होती है। हाँ, वो एक चुनौती है। सबके पास समान पहुंच नहीं है अभी भी। इस पे काम करने की जरूरत है, लेकिन कुल मिलाकर डिजिटल इंडिया गवर्नेंस का एक अहम पिलर बन गया है। बिल्कुल। अच्छा, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल गवर्नेंस। अब वापस कृषि पर आते हैं, लेकिन फसल कटने के बाद की स्टेज पर। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY जी 2017 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने शुरू की। फोकस है फूड प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना
और फूड वेस्टेज कम करना। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। भारत में कटाई के बाद नुकसान मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज्यादा होता है। अनाज, फल, सब्जियां काफी बर्बाद हो जाती हैं। तो ये योजना उसी बर्बादी को रोकने के लिए है। हाँ, मुख्य लक्ष्य वही है। इसके लिए मेगा फूड पार्क्स बन रहे हैं। मेगा फूड पार्क? ये बड़े इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होते हैं, जहां खेत से लेकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, लैब, सब सुविधाएं एक ही जगह होती हैं। किसानों, प्रोसेसर, रिटेलर सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अच्छा। साथ ही इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन पर जोर है, मतलब खेत से उपभोक्ता तक एक ठंडी सप्लाई चेन, ताकि फल, सब्जी, दूध, मीट जैसी चीजें खराब ना हो। इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का भी जिक्र आता है, वो क्या है? बैकवर्ड लिंकेज मतलब किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ना, ताकि यूनिट्स को अच्छा कच्चा माल मिले। ठीक है। और फॉरवर्ड लिंकेज मतलब प्रोसेस्ड फूड को बाजार तक पहुंचाने का इंतजाम बेहतर करना, ट्रांसपोर्ट, रिटेल नेटवर्क वगैरह। ये पूरी वैल्यू चेन को जोड़ने की कोशिश है। समझ गई। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में मदद, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फूड सेफ्टी और क्वालिटी पर ध्यान और स्किल्ड मैन पावर तैयार करना भी इसमें शामिल है। तो ये योजना एक साथ कई काम कर रही है, बर्बादी रोक रही है, किसानों को बेहतर दाम दिलाने में मदद कर सकती है। हाँ, वैल्यू एडिशन से, जैसे टमाटर से केचप बना तो कीमत बढ़ गई। सही। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल, इससे रोजगार बढ़ता है, खासकर गांवों में, और ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इनको भी सपोर्ट करता है। जैसा सोर्स में कहा गया है, ये किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हमने आज ये 5 अलग-अलग योजनाएं देखी। कृषि में टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, स्वास्थ्य में अफोर्डेबिलिटी, गवर्नेंस में डिजिटलीकरण और फूड प्रोसेसिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सबको एक साथ देखें तो क्या पैटर्न दिखता है? एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। ये योजनाएं दिखाती हैं कि सरकार कैसे अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल कर रही है, कहीं टेक्नोलॉजी, कहीं पारंपरिक ज्ञान, कहीं मार्केट लिंकेज, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की जो बड़ी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए। और इन सब में एक कॉमन धागा है, सिटीजन सेंट्रिसिटी, मतलब नागरिक को केंद्र में रखना, चाहे वो किसान हो, मरीज हो या आम नागरिक, जीवन को बेहतर बनाना। हाँ, ये तो है। और विकास का नजरिया अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रहा, इसमें सोशल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल सारे आयाम शामिल हैं। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दिखती है। बिल्कुल, ये वाकई एक बड़ा कैनवस है। इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज इन 5 अहम योजनाओं को समझने की कोशिश की, जो जानकारी हमारे पास थी उसके आधार पर। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये इन योजनाओं से ही जुड़ा है, पर शायद सीधे तौर पर नहीं कहा गया। हाँ, जरूर। ये सारी योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी हैं। डिजिटल खेती, प्राकृतिक खेती, सस्ती दवाएं, डिजिटल इंडिया, फूड प्रोसेसिंग। जरा सोचिए, इनकी जमीनी सफलता के लिए अलग-अलग मंत्रालयों, राज्यों, लोकल बॉडीज के बीच किस लेवल के कोऑर्डिनेशन, मतलब तालमेल की जरूरत होगी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और क्या इसमें हम नागरिकों की भी कोई भूमिका हो सकती है, ताकि ये सिर्फ अच्छी नीतियां ना रहें बल्कि वाकई में असरदार हों? इस पर सोचना शायद इन योजनाओं को समझने का अगला कदम हो सकता है।